हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स का एग्जांपल 1.7। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर तीन चार्जेस रखे हैं Q1, Q2 और Q3। Q1 हमारा पॉजिटिव Q है, Q2 भी हमारा पॉजिटिव Q है और Q3 हमको बोला गया है नेगेटिव Q है। हमें इन तीनों चार्जेस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। अगर हम Q1 को देखें तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो Q2 के कारण भी लगने वाला है और Q3 के कारण भी लगने वाला है। Q2 हमारा पॉजिटिव है। अगर हम Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स देखें तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों ही प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहले हम Q1 पर लगने वाला फोर्स निकाल लें ड्यू टू Q2, तो वो रहेगा इस डायरेक्शन में अलॉन्ग BA, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा। तो पहला फोर्स हमारा इस तरफ निकल जाएगा। ये फोर्स लग रहा है Q1 पर, तो हम इसे नाम दे सकते हैं F1 ड्यू टू 2, इसे नाम दे दिया हमने। ये फोर्स लगा है Q1 पर ड्यू टू 2 चार्ज यानी Q2 के कारण। अब हम इस Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला फोर्स निकाल लें। अब Q3 को अगर हम देखें तो ये हमारा नेगेटिव Q है, मतलब ये जो चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये फोर्स रहेगा अलॉन्ग AC, तो हम इसे नाम दे सकते हैं, ये फोर्स रहेगा हमारा F। लग रहा है ये 1 पर, किसके कारण लग रहा है? 3 के कारण, तो इसे हम नाम देते हैं F13। ये हमारे पास दो फोर्सेस आ चुके हैं जो Q1 पर लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रहेगा इनके बीच में पैरेललोग्राम लॉ से। अगर हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें यहाँ पर, तो ये रहेगा इनका रिजल्टेंट फोर्स, इसे हम नाम दे देते हैं F1। हम इन तीनों ही फोर्सेस को निकाल लेते हैं। अब हम बात करें F12 फोर्स की, तो ये लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब इनके बीच में अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएं तो कूलम्ब्स लॉ से F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा, F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? F13 के बराबर होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये दो चार्जेस हैं, ये दोनों ही Q चार्जेस हैं, और अगर हम यहाँ पर देखें ये वाला Q और ये वाला Q, तो दोनों ही हमारे Q चार्जेस हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। हाँ, लेकिन डायरेक्शन अलग रहेंगे, तो हम मैग्नीट्यूड सेम मान के चल रहे हैं। वो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। ये निकल जाएगा कूलम्ब्स लॉ से 1/4πε0, और दो चार्जेस हैं हमारे Q, तो हम लिख सकते हैं Q इंटू Q, मतलब Q² हो जाएगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप देखेंगे, इस Q और इस Q के बीच के जो डिस्टेंस है वो L दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर L²। तो ये हमारे पास F12 और F13 का जो है मैग्नीट्यूड निकल गया है। अब हम निकाल लेते हैं F14, जो F12 और F13 का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम लॉ से। F1 इक्वल्स टू हम लिखते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस 2AB cos थीटा। तो क्योंकि हमारे दोनों ही वेक्टर जो है सेम आए हैं, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इन दोनों फोर्सेस को F एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हमने लेट किया है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल लें दोनों फोर्स का, F² प्लस F² मतलब A² प्लस B² हो गया। अब आता है 2AB cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A है हमारा F और B भी F है, तो ये हो जाएगा 2F² इंटू कॉस। इनके बीच का जो एंगल है उसकी बात कर लें, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, और यहाँ का जो एंगल रहेगा इन दोनों वेक्टर के बीच का ये रहेगा 120 डिग्री। तो ये जो एंगल रहेगा यहाँ पर ये आ जाएगा cos 120। अब हम इसे सॉल्व कर लें। F1 आ जाएगा 2F² प्लस 2F² और cos 120 होता है -1/2, तो यहाँ पर रख दें -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये निकलेगा आपका 2F² माइनस F²। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बचेगा √ में F², इसको कैंसिल कर दें तो F, यानी कि जो F1 है वो हमारा निकला है F के बराबर। अब हम बात करते हैं Q2 पर लगने वाले फोर्सेस की। तो Q2 पर पहले हम Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो अलॉन्ग AB रहेगा। उस फोर्स को हम नाम दे सकते हैं, किस पर लग रहा है फोर्स? चार्ज Q2 पर, तो हम लिख सकते हैं फोर्स का नाम F2, और किसके कारण से लग रहा है तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू 1, मतलब F21 फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। अब इसी तरह से Q2 पर Q3 के कारण जो फोर्स लगे वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और ये फोर्स का डायरेक्शन रहेगा ऊपर की तरफ, यानी कि अलॉन्ग BC। तो ये हमने निकाल दिया दूसरा फोर्स, इसे भी हम नाम दे दें, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 F23। अब इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट ले लें पैरेललोग्राम लॉ से, तो कुछ इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना लें यहाँ पर, और ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को हम नाम दे देते हैं F2। अब पहले हम इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लें, F21 और F23 का। F21 इन दोनों के बीच लग रहा है, तो यहाँ पर चार्जेस हमारे Q और Q है। ऐसे ही
F23 जो फोर्स है वो लग रहा है Q और माइनस Q के बीच में। तो हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों फोर्सेस हमारे सेम निकलेंगे क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम है, डिस्टेंस L है। यहाँ पर भी देखें तो चार्जेस हमारे सेम रहेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। तो हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का। पहला फोर्स है हमारे पास F21 और इन पे वेक्टर लगा दिया जाए। F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहेगा F23 के। ये दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे तो ये कूलम्ब्स लॉस निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस है हमारे Q, तो Q इंटू Q कर दें, Q स्क्वायर हो जाएगा और इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा L स्क्वायर। तो इसे भी हम F एज्यूम कर लें। अगर हमारे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने इसे F एज्यूम कर लिया। अब हम बात करते हैं इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की, जो कि लग रहा है अलॉन्ग, इसको हम बोल सकते हैं लग रहा है अलॉन्ग AC। ये वाला जो फोर्स है ये अलॉन्ग AC है और जो हमारा ये वाला जो फोर्स निकला था F1 वो अलॉन्ग BC था। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमेशा बोल सकते हैं कि BC के अलॉन्ग में F1 फोर्स है और जो हमारा F2 है वो अलॉन्ग AC काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो हम F1 को भी लिखते हैं, ये किस तरफ लग रहा है, ये लग रहा था हमारा अलॉन्ग BC। जो हमारा ये F1 है ये किसके पैरेलल है, तो बोलना है आपको BC के पैरेलल है इसके। और इसी तरह से ये जो F2 है ये पैरेलल है किसके, AC के। अब हम इसे निकाल लें तो F2 निकल जाएगा, फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगा दें तो A स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर, फिर B स्क्वायर, फिर से F का स्क्वायर 2AB। तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर और cos 120 आपको बता दिया है -1/2। ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल और ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, मतलब ये बचेगा अंडर रूट में F स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी F जो F2 है वो भी हमारा F के बराबर है। तो F की वैल्यू हम जानते हैं, हमने निकाल रखी है। ऊपर F है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो हमने दो फोर्सेस तो हमने निकाल दिया, F1 निकाल दिया, F2 निकाल दिया। अब बात करते हैं हम Q3 चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस की। तो Q3 पर किस किस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा? Q3 पर लगेगा Q1 के कारण फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं, ये फोर्स लग रहा है 3 पर, यानी 3 पर लग रहा है ड्यू टू 1, तो इसे नाम दे दिया जाए F31। अब Q2 के कारण जो Q3 पर फोर्स लगेगा उसे हम नाम दे देते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, मतलब F32। और इनका जो रिजल्टेंट रहेगा इन दोनों के बीच से जाएगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर रहेगा। किसके अलोंग रहेगा तो आपको ध्यान रखना ये बात, अलोंग BCA के एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा। इनका जो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो हम इसे नाम दे देते हैं F3। अब हम इसे सॉल्व कर लें, यानी F31 और F32 का जो मैग्नीट्यूड है उसे निकाल लें। F31 किस किस के बीच में काम करेगा? ये करेगा Q1 और Q3 के बीच में। तो इनके बीच के जो चार्जेस हैं Q है और एक -Q है, मतलब चार्जेस सेम है, नेचर अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। डिस्टेंस देखेंगे तो L है, तो यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो हमारा F हो जाएगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखेंगे F32 को तो यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर -Q है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, और डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी डिस्टेंस L है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा इस तरफ भी। मतलब F31 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर रहेगा? F32 के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो हम लिख सकते हैं F31 का मैग्नीट्यूड बराबर है F32 के मैग्नीट्यूड के। इस मैग्नीट्यूड को हम निकाल दें तो ये कूलम्ब्स लॉ से निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो चार्जेस रहेंगे हमारे Q और Q, यानी Q स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस रहेगा L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का। इसे हम बार बार F एज्यूम करते हैं तो ये F ले लिया है। अब हम बात करते हैं F3 फोर्स की। तो F3 फोर्स जो है किस किस का रिजल्टेंट होगा? F31 का और F32 का। अगर हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें तो ये हमें रिजल्टेंट दे देगा। F3 हम निकाल लेते हैं। F3 निकालने के लिए फिर से हम लगा दें पैरेललोग्राम लॉ और उसमें रिजल्टेंट निकाल लें। तो यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे हम, यहाँ पर जो दोनों फोर्सेस है हमने उनका मैग्नीट्यूड F एज्यूम किया है, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर
प्लस 2F² हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है। अब यहाँ पर जो एंगल है वो ज़रा ध्यान से देखना होगा आपको, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इनके बीच का एंगल रहेगा 60 डिग्री। यहाँ पर आपने एंगल जो लिया था वो 120 था, यहाँ पर भी आपने एंगल जो लिया था वो 120 था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2F² प्लस 2F² इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3F²। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल करके F बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आपके पास √3F। तो हमने तीनों जो फोर्सेस हैं वो निकाल दिए हैं। F3 हमारा निकलेगा √3F। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। NCERT को जब आप देखेंगे तो उसमें दिया है कि जो ये तीनों फोर्सेस हैं इनका अगर हम नेट फोर्स निकालें इन तीनों फोर्सेस का तो वो 0 आता है। वो कैसे आता है उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारा F1 फोर्स है वो इस तरफ जा रहा है, मतलब ये अलॉन्ग BC है जैसा मैंने बोला था, और जो F2 फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो अलॉन्ग AC है, इसकी तरफ है। तो अगर हम इस फोर्स को ट्रांसलेट करके इस पॉइंट पर ले लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसका डायग्राम एक बना लें तो F1 हमारा इस तरफ जा रहा है, ये हमारा F1 वेक्टर है, एक वेक्टर हमारा इस तरफ जा रहा है, ये हमारा F2 वेक्टर है, और जो F3 का डायरेक्शन है जैसा कि मैंने बोला था BCA का जो एंगल बाइसेक्टर है उसके अलॉन्ग लग रहा है F3। तो F3 को हम बना लें नीचे की तरफ। तो आपको ज़रा ध्यान से समझना होगा कि ये जो एंगल रहेगा, ये वाला जो एंगल रहेगा ये हमारा 60 डिग्री रहेगा, और अगर हम इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके लाएंगे तो वो इस लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि ये जो पैरेलल है, ये फोर्स किसके पैरेलल है, ये AC के पैरेलल है। तो अगर हम इस फोर्स को ट्रांसलेट करके यहाँ ले लें तो जो एंगल रहेगा, ये टोटल हमारा 120 था, ये वाला एंगल हमारा 60 रहेगा। मतलब इन दोनों फोर्सेस के बीच में F2 और F1 के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, आपको ध्यान रखना है 60 डिग्री रहेगा। बाकी आप देख पाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 150 और यहाँ पर 150, मतलब 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 150 और ये वाला 150, और इसे हम नाम देते हैं F3। अब हम इन दोनों फोर्सेस का जो है रिजल्टेंट लें तो उसे हम नाम दे सकते हैं F'। अगर हम निकालेंगे तो F' क्या आता है हम वो देख लेते हैं। F' निकलेगा आपका, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो है मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं F² प्लस F² प्लस 2F², और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ले लिया जाए cos 60, और सॉल्व कर दें इसे तो ये हो जाएगा 2F² प्लस 2F² इंटू cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 होता है 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आता है आपके पास में √3F²। यहाँ पर इस F के ऊपर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, √3F। ये निकलेगा आपका F' का मैग्नीट्यूड। तो F' हमारे पास आया है √3F, और F3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि था √3F। मतलब दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब ये अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उनका जो नेट फोर्स निकलेगा वो 0 निकलेगा। मतलब इस सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो 0 रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि F' एंड F3 are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore F net जो निकलेगा वो निकलेगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों का समेशन। और अगर हम उसे बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं ये निकलेगा 0 के बराबर निकलेगा। इन तीनों वेक्टर्स का जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर आएगा। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और फिर भी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।